बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर सियासी या दीगर मौज़ूआत में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उससे बहुत बड़े बड़े इशूज़ वो नज़रअंदाज हो जाते हैं हर सतह पर। और यकीनन 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 ऐसा ही एक मसला अफ़गानिस्तान का है कि जिससे मुताल्लिक़ ही अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की पार्लियामान की भी हालिया तारीख़ का एक बहुत गैर मामूली इजलास पिछले तकरीबन 8 घंटों से जारी है, जहाँ पर पार्लियामेंट की जो मुतल्लिक़ा कमेटी है कौमी सलामती की, उसके तमाम तर अरकान मौजूद हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, तमाम मुतल्लिक़ा वज़रा भी हैं, दीगर अफराद भी हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, DGISI भी हैं। DGISI ने अफ़गानिस्तान और कश्मीर से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी है। आर्मी चीफ ने इस हवाले से सवालात के जवाब दिए, तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने बातचीत की है। अभी भी इत्तलात के मुताबिक सवाल जवाब का ही सेशन वहाँ पर जारी है। अलबत्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस इजलास में नहीं है, होना चाहिए था उनको, बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत आज नहीं की है। तो ये मामला क्या अफगानिस्तान, अगर इसको क्विकली हम ज़रा समअप करें और फिर ज़रा अपने मुताल्लिक़ा मेहमानों से बहुत आसान अल्फाज में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मसला है और ये कैसे मुतासर कर सकता है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान में ऐसा हो क्या रहा है? हो तो ये रहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस का इनखिला हो रहा है, वापस जा रहे हैं वो जा रहे हैं, तो हमें क्या मसला है? तो एक उसमें बहुत सारे सवालात हैं कि अभी भी एक फ़ोर्स है, बड़ी फ़ोर्स है वहाँ पे तालिबान, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की इतनी ज़्यादा रिट नहीं है। अगर तालिबान वहाँ पर इतने मजबूत होते हैं कि वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी सतह पर अपना एक तसल्लुत, अपनी हुकूमत या अपनी रिट अफ़गानिस्तान पर या उसके एक हिस्से पर बहाल कर लेते हैं, कायम कर लेते हैं, तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमन अमान का ज़ाहिर बेड़ा गर्क किया था, वो अगर मजबूत होंगे तो अफ़गान तालिबान उनको सपोर्ट करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में हमारे लिए मसाइल होंगे क्या? या फिर अफ़गानिस्तान से अगर मुहाजिरीन आएंगे पाकिस्तान, उन मुहाजिरीन में के नाम पे फिर और कौन कौन आ जाएगा? वो अनासिर भी आ जाएंगे जो पाकिस्तान में अमन अमान ख़राब करेंगे। ये एक सतह का मसला है। दूसरी सतह का मसला है कि अमेरिका अगर हमसे किसी ताउन का तलबगार है कि हम यूँ तो जा रहे हैं लेकिन हमें अड्डों की सूरत में या अपने एजेंट्स की सूरत में पाकिस्तान से हेल्प चाहिए और हम उन्हें रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब ने कहा और उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया स्टेटमेंट को, इसकी अपनी क्या कॉस्ट होगी, क्या होगा? तो ये सारे के सारे मामला हैं। पहले हम ज़रा क्विकली एक रीकैप कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरहद है तकरीबन कह लीजिए 5,500 किलोमीटर लंबी सरहद है और ये आधी सरहद जो है 50% जो है ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ये दुनिया की कुछ तवील तरीन सरहदों में से एक है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान की सरहद। और ये तारीख़ ये रही है अफ़गानिस्तान की हमेशा से कि जब भी कोई बैरूनी ताकत ने कब्ज़ा करने का कोशिश की है तो वो अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम नहीं कर पाया है अफ़गानिस्तान पर। लेकिन ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तारीख़ रही है कि जब भी वो बैरूनी ताकत गई है तो अंदर अफ़गानिस्तान के अलग अलग मुताहरिब ग्रोहों ने अलग अलग नामों पर मारा एक दूसरे को, और ऐसी खूरेज़ दास्तानें हैं कि इंसान पढ़कर, इंसान सुन के दहल जाए कि किस किस तरीके से वहाँ पर फिर लड़ाइयाँ हुई हैं। मसलन 1979 की ये बात है जब रूस ने हमला किया, एक तवील जंग हुई और उसका खुलासा क्या निकला? तब यहाँ पर पाकिस्तान ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने उन तमाम तर एलिमेंट्स को, मुजाहिदीन कहा जाता था जिनको, उनको सपोर्ट किया, उन तमाम तर एलिमेंट्स को जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। किस्सा मुख्तसर है कि 1979 में आने वाला रशिया 1989 को अफ़गानिस्तान से निकल गया, इसीलिए आप सुनते हैं वो कब्रिस्तान साबित हुआ था सोवियत यूनियन और रशिया और ये सारे का सारा मामला। हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके सूरत हाल को आगे ले आएँ। 79 से 89 की बात ये हो गई। अब आप आइए लेट 90s में, तो 1996 में जब ये सारी की सारी सूरत हाल चल रही थी, इसी सूरत हाल में उलमा ने वहाँ के जो मदारिस थे उनके तलबा को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। ये तालिबान कहलाए। 1996 में तालिबान ने काबुल पर अपना बाकायदा कब्ज़ा कायम किया। कैसे किया उसकी भी बड़ी दास्तानें हैं, क्यों किया, वो उस वक्त की एक पॉपुलर फोर्स जिस हद तक भी बनी, क्यों बनी, वो सारे का सारा मामला उस दास्तान को अभी छोड़ते हुए 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया और अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान काबिज़ हो गया। ये हो गया 1996 का मामला। 2001 में क्या हुआ? 11 सितंबर हो गया, ट्विन टावर्स अमेरिका के तबाह कर दिए गए, एक जहाज़ पेंटागन की तरफ आना था, वो सारे का सारा मामला हुआ। तकरीबन 3000 अफराद उसमें मारे गए, अमेरिकन मारे गए। अमेरिका उस वक्त एक गुर्राया हुआ एक शेर था परवेज़ मुशर्रफ साहब के अल्फाज में। बहरहाल अमेरिका की ये राय थी कि हमारा ये मानना है, अमेरिका कहना था कि अलकायदा नामी तंजीम ने ये काम किया है, अलकायदा का सरबरा उसामा बिन लादेन है, उसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दी हुई है अफ़गानिस्तान में, उसामा को हमारे हवाले करो। तालिबान ने इनकार किया, उसकी भी बहुत अपनी डिटेल्स उनको छोड़ते हुए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, 11 सितंबर 2001 को ये हमला होता है और अगले महीने अक्टूबर 2001 को उस वक्त के अमेरिका के सदर जॉर्ज W. बुश अफगानिस्तान पे अटैक का ऐलान करते हैं इन अल्फाज में। On
the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. यहाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश कह रहे हैं कि ये अटैक इसलिए करना भी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी फोर्स मुज्तमा हो गई है जो आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तो हम आगे जाकर अपने मेहमानों से सवाल भी पूछेंगे कि क्या ये सवाल आज यहाँ नहीं रखा कि अगर आज फिर तालिबान दोबारा वहाँ मुज्तमा हो जाते हैं तो क्या एक ऐसी फोर्स दोबारा नहीं बन सकती कि जिस वजह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था कि वहाँ ऐसी फोर्सेस हैं जो आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। कल दोबारा तालिबान मजबूत हुए तो क्या फिर दोबारा एक ऐसी फोर्स नहीं बन जाएगी जो कि आलमी अमन के लिए ख़तरा हो, जो एक और 9/11 करने की सलाहियत रखता हो। बहरहाल ये हुआ अक्टूबर 2001 में, सितंबर में हमला हुआ, 9/11 हुआ, अक्टूबर में अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई की अमेरिका ने, और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 7 अक्टूबर की एक क्लिप है जो हमने आपको दिखाई, 13 अक्टूबर को अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया, काबुल पे कब्ज़ा किया। हामिद करज़ई साहब एक थे, उनको जो है वो दिसंबर के महीने में अफ़गानिस्तान का अबूरी सदर बना दिया गया। 2004 में इलेक्शंस हुए, जैसे भी इलेक्शंस हुए, और अफ़गानिस्तान के बाकायदा सदर मुंतखब हो गए, यही हामिद करज़ई साहब। उसके बाद अगेन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को, सदर बुश का आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान पर हम चढ़ाई करेंगे। अब आप ये क्लिप देखिए जिसमें दूसरे अमेरिकी सदर 2011 में यानी कि सदर ओबामा किस अंदाज से पूरा प्लान बता रहे हैं कि हम अगले महीने इतनी फोर्सेस भेजेंगे और फिर अगले महीने इतनी फोर्सेस निकालेंगे, और हमारा अफगानिस्तान में फौजों के भेजने और निकालने का अमल ये है। The time I took office, the war in Afghanistan had entered its 7th year. In one of the most difficult decisions that I've made as president, I ordered an additional 30,000 American troops into Afghanistan. Thanks to our extraordinary men and women in uniform, our civilian personnel, and our many coalition partners, we are meeting our goals. As a result, starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. और फिर वेरी इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप जब अगले अमेरिकी सदर आए, उन्होंने कहा कि ये तो एक ब्लंडर है कि आप इस अंदाज से तारीखें बताएं कि इस तारीख को इतनी फौजें निकलेंगी और इस तारीख को इतनी निकलेंगी। हालात देख के इनखिला होगा, टाइम टेबल देख के इनखिला नहीं होगा। और फिर आगे मामला चले, लेकिन अभी मैं इस बात को यहाँ पर, इस सीक्वेंस को यहाँ पर रोकता हूँ, इसलिए कि पार्लियामान का जो अहम तरीन इजलास जारी था वो अब बिल आखिर इख्तितार हो गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फारूक सारा दिन वहाँ से हमें कवर करते रहे, तो अजहर फारूक से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर फारूक, अस्सलाम वालेकुम। अजहर फारूक साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर दोबारा देख लें, अगर रिकनेक्ट कर सकें। पार्लियामान की कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुँच गया है, और ये इजलास कमो बेश भी यानी 8-9 घंटे ये इजलास जारी रहा है, कि जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने ब्रीफिंग दी है, DGISI ने ब्रीफिंग दी है, और तमाम तर पार्लियामानी लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। अहम तरीन मां सिवाय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो तशरीफ बहरहाल नहीं लाए थे। खैर, अगर हम उसी को फिर हम अगर कंक्लूड करें तो बहरहाल इस सब के बाद 2012 में तालिबान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए कतर में एक दफ्तर कायम किया, और फिर ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा। बिलाखिर मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, निकल रहा है। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, इसी हवाले से पार्लियामेंट का अहम सेशन था, पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का, टू बी प्रिसाइज। अजहर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब, ये कितने बजे से कवर कर रहे हैं आप इजलास, यानी कितने घंटे बाद खत्म हुआ है इजलास ये तारीखी? ये वसीम भाई तकरीबन 7-8 घंटे इजलास रहा है, अभी खत्म हुआ है। अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। आज के इजलास में जो तफसीली तौर पर इश्यूज ज़ेर हो रहा है वो सिर्फ अफगानिस्तान रिलेटेड थे। बताया यह गया है कि एक और ब्रीफिंग होगी ईद उल अज़हा से कबल। अच्छा। उसमें जो इंडिया, कश्मीर और बाकी इश्यूज हैं वो डिस्कस होंगे, लेकिन आज जो सिर्फ जो दायरा था वो अफगानिस्तान के गिर्द था। अफगानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का निकला हो रहा है और उसके बाद की वहाँ पे जो सूरत हाल होगी और पाकिस्तान के पर जो उसके असरात मुरतब होंगे, उस हवाले से तफसीली तौर पर एक तो ब्रीफ किया गया DGISI की जानिब से, दीगर असरी क़यादत की तरफ से, जबकि सवाल और जवाब के सेशन हुई और तफसीली तौर पर जितनी भी पार्लियामानी लीडरशिप थी उन्होंने अपने अपने सवालात उठाए और उनके जवाब जो है वो असरी क़यादत की तरफ से सामने आए हैं। और ये सवाल जवाब का सेशन भी, यानी मेरा ख्याल है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तकरीबन 3-4 घंटे रफली सवाल जवाब का सेशन हुआ है।
जी हाँ, पहले जो इब्तदाई 3 घंटे थे उसमें तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया पाकिस्तान की जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है उस हवाले से, और अफगानिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बिलखसूस तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान पर क्या माजी में असरात मुरतब होते रहे अफगानिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से क्या इक़दाम माजी में किए जाते रहे और इस वक्त क्या किए जा रहे हैं और आइंदा क्या होगा, उस हवाले से ब्रीफ किया गया। बाकी सवालात उठाए गए, मुख्तलिफ जो लीडरशिप थी तफसीली तौर पर उन्होंने सवालात उठाए और फर्दन जो है वो ये तमाम का लीडरशिप जो मतलब बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये सब जो आए थे ये आखिर तक मौजूद रहे इजलास में सब? जी हाँ, जितने भी लोग थे आज के इजलास में वो आखिर तक इजलास में मौजूद रहे हैं। 3 वक्फे किए गए बीच में, और उस दौरान लीडरशिप जो है वो अपने अपने चैम्बर में आती रही, मुशावरत भी करती रही और उसके बाद दोबारा इजलास स्टैंड होते रहे। इजलास छोड़कर कोई भी नहीं गया, शुरू से आखिर तक तमाम जो लोग थे, शुरका थे, वो इजलास के अंदर मौजूद रहे हैं। और अगर एक तासुर ये है कि ये इजलास इस एतबार से बहुत खुशगवार माहौल में हुआ है कि जाहिर है सारी वो सियासी जमातें बैठी थी जो कि जिनके आपस में बड़े गिले शिकवे हैं और वो भी जिनका एक नैरेटिव भी है इदारों के हवाले से सारा कुछ, लेकिन ये इजलास उस सब से बिल्कुल बालातर और हट के बहुत ही एक यकसुई और उस माहौल में हुआ है, अच्छे माहौल में हुआ है। सही है जी हाँ, कोई लीडरशिप वो मुकम्मल तौर पर यकसू थी। हमारी बात भी होती रही है शहबाज शरीफ से भी, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी, शायद खजान अब्बासी से भी, तो तमाम जो शुरका थे, लीडरशिप थी, वो बिल्कुल मुतमईन थी कि कौमी इशू के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। बिलखसूस इत्मीनान का इज़हार किया गया कि अस्करी क़यादत की तरफ कोई हाईलाइट नजर इस सारे इजलास की, कोई हाईलाइट जो आपको पता चली हो, कोई भी ऐसी बात? जी, हाईलाइट इसके सिर्फ यही कहा तो यही गया है कि लीडरशिप जो है वो इत्मीनान का इज़हार करती है, अस्करी क़यादत की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया और यकजहती और अज़म का अदा किया गया कि कौमी इशूज, सलामती के इशू पर अस्करी सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर है। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच अजहर फारूक साहब। और अगर इस हवाले से मजीद भी हमें डिटेल्स आपके आए तो प्लीज़ हमें दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ हम ज़रा चलते हैं अपने मुताल्लिका मेहमानों की तरफ, जिनमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर साहिबा, समा साहिबा, सीनियर एनालिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद, वैसे ये बताइएगा हुमा साहिबा, फिर मैं ज़रा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन ये अमर इटसेल्फ एक है हमारे साथ है। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने हैं हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहिएगा इस इजलास को अगर आप नट शेल में अगर आप समराइज करें तो? देखिए वसीम भाई, मैं ये कहूँगा कि ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी। सही है। और मैं जो उसका कंटेंट है वो शेयर नहीं कर सकता असूलन, ठीक है, नंबर 1। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बड़ी फ्रैंक और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी और सबका नुक्ता नजर सुना गया। 3 जो मौजू हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी थी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, हिंदुस्तान कश्मीर की सूरत और इंटरनल सिक्योरिटी। सही है। आज की ये जो 8 घंटे की नशिस्त हुई है, इस पे हमने ज्यादा और मुकम्मल वक्त लगा अफगानिस्तान पर। सही। और 2 जो मौजू दूसरे हैं उनके लिए और नशिस्त की जाएगी। ओके, तो यानी इसी अंदाज की एक और नशिस्त, ताकि जो बाकी मानदा मौजूआत हैं यानी कि कश्मीर और दाखिली हवालों से वो एक और नशिस्त होगी। आज सारा अफगानिस्तान पर सैर हासिल बहस हो गई आज। जी ठीक, और बतौर मजमूई माहौल अच्छा रहा इस ब्रीफिंग का? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबने अपना खुल के अपना नुक्ता नजर दिया और मैं समझता हूँ कौमी तकाज़ों के मुताबिक जो है और कौमी तकाज़ों को अहमियत देते हुए गुफ्तगू की गई। यानी इस एतबार से आप पाकिस्तान की अपोजिशन के भी रोल से आज के तक मुतमईन है कि उन्होंने भी सही पार्टिसिपेट किया इसमें? मैं आज का जो माहौल था, जो रोल था, उससे मुतमईन हूँ। राइट। और सवाल जवाब के सेशन में भी इक्वली पार्टिसिपेट किया गया ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस दोनों के शुरका की जानिब से? सबने पार्टिसिपेट किया, सबने अपना नुक्ता नजर पेश किया, सबने अपनी तजावीज पेश की। आर्मी चीफ और DGISI दोनों ने ब्रीफ किया सेशन को? जी। और फिर दोनों से सवाल जवाब का सेशन हुआ, यानी तरतीब यही रही कि इन दोनों ने ब्रीफ भी किया और फिर दोनों से सवाल जवाब का सेशन हुआ?
जी जी। और सर इमरान खान साहब की कमी महसूस की आपने? देखिए, ये सब मौजूद थे, जितने गवर्नमेंट के रेलेवेंट मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद थे, प्लानिंग मिनिस्टर मौजूद थे। और ये हमने दीगर जमात, देखिए प्राइम मिनिस्टर को और हमें तो ये ब्रीफिंग, हम इन चीजों से आगाह कुछ थे, लेकिन दीगर जो हमारे हैं मुल्क की कायदीन और उनका इनपुट देने के लिए और उनको आगाह करने के लिए ये नशिश मुनाकिद की गई, जो बहुत से हासिल रही। वजीरान साहब की मसरूफियात के बाद शरीक ना हो पाए आज? नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ चलूं कि ये फैसला हुआ था कि वो तशरीफ नहीं लाएंगे। अच्छा, और अभी अगली नशिश में उनकी शिरकत के हवाले से वो अभी कुछ अंदाजा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक मौजू पे गुफ्तगू हो गई और इंशाल्लाह अगले मौजूआत पे भी बात होगी। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया पाक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पूरी ब्रीफिंग से भी और आज की हद तक अपोजिशन के किरदार से भी सबसे खासे मुतमईन नज़र आते हैं। तो जनाब अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, जनरल अमजद शुएब साहब और डॉक्टर हुमा साहिबा, दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो टू स्टार्ट में हम कोशिश करेंगे ज़रा और भी अगर ओपिनियंस ले सकें आज के इजलास के हवाले से। तो डॉक्टर हुमा साहिबा, ये इट्सेल्फ, हम इस पर तो बाद में बात करते हैं कि हम पॉलिसी कैसी बना रहे हैं, क्या वो सारा कुछ, लेकिन जो भी पॉलिसी हो उसमें कम से कम ये इंप्रेशन जाना और ये होना कि बहरहाल सब एक पेज पर हैं, ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। और ये एक अच्छी बात है कि अगर ये ऑप्टिक्स जा रहे हैं इस वक्त तो बहुत अच्छी बात है। मुल्क की ओनरशिप हो, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें। और अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के इशू पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी। जिम्मेदार अपोजिशन के लीडर्स ये कहते थे कि जी वजीरिस्तान में बेसिस दे दिए गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट भी आ गई थी। तो अहम था कि ये जो डस्ट थी इसको समझिए सेटल किया जाए और स्केप्टिसिज्म को ख़त्म किया जाए। एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया, उसके बाद मेरी उम्मीद है कि उस स्टेटमेंट की आज इन सम वेज एंडोर्समेंट हुई होगी। और जितने सवाल अमेरिका को अड्डे ना देने से मुताल्लिक जी, मतलब वो तो सबसे बड़ी बहस यही चल रही थी ना, बिल्कुल मुल्क पोलराइज हो गया था। कुछ लोग तो ये कहते थे अड्डे आप दे चुके हैं, वजीरिस्तान का नाम आ रहा था, बीबीसी की रिपोर्ट कोट हो रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन उससे भी अहम बात वसीम ये है कि इस वक्त बात ये नहीं है कि हमने बहुत 8 घंटे का इजलास कर लिया। बात ये है कि ये जो मुश्किल खड़े होने वाली है इसके हवाले से क्या होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तो खाना जंगी हो रही है, धड़ेबंदियां हो गई हैं। अब वो मुश्किल क्या होगी और वो हमें कैसे अफेक्ट करेगी, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहले मैं जरा एक ओपनिंग रिमार्क्स अमजद शुएब साहब से भी ले लूँ कि सर अगर आप इसी पे अमजद शुएब साहब कमेंट करना चाहें कि आपके ख्याल में हाउ एग्जैक्टली दिस सिचुएशन कैन अफेक्ट पाकिस्तान, जिस मुश्किल का हुमा साहब तस्करा करें, वो क्या है, कैसे, जिसके हम सब बैठे हैं आज। देखिए, सबसे पहले तो अहम चीज यही थी कि हमारा इन हाउस कंसेंसस होना चाहिए। सही है, हर बात पे, और बजाय इसके कि सियासत की जाती इस बात से, जिस तरह के हुमा बहन बात करती कि कहा गया कि जनाब पहले दे दिए हैं, तो ये बिना एक अवाम में भी और बाहर भी आप एक गलतफहमी पैदा करना शुरू कर दें, जिससे आपके नुकसान होने का खर्चा होता है। सही है, तो मेरा ख्याल है कि इससे आज बहुत अच्छा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वो भी अगर पार्लियामेंट से कहलवाया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, इफेक्टिव होता, और उसका मैसेज दुनिया में यही जाता है कि पाकिस्तान के अवाम पूरा मुल्क ये नहीं चाहता कि यहाँ पे बेसिस हो, और जो फैसला अवाम की तरफ से पूरे मुल्क की तरफ से किया जाए तो उसकी रिस्पेक्ट बाहर ज्यादा होती है। लीडर अगर कोई अकेला ऐसी बात कर दे तो समझा जाता है कि शायद इसकी अपनी पर्सनल एरोगेंस है, कोई इसमें ये कुछ सोच रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट कहती है तो इसका मतलब ये है कि ये 22 करोड़ लोगों की आवाज है जो वहां से गई, और वैसे भी आपकी कलेक्टिव विजडम वहां पे कोई ना कोई अगर कोई और चीज निकल आती है, ऐसी बात निकल आती है, कोई तजवीज नहीं आ जाती है, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना भी मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद में होता है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ बड़ा कम रिवाज रहा है कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना, ये इस्तेमाल करना, ये बड़ा रेयर है। मुझे पूरे पिछले 10-12 सालों में 13 सालों में 2 दफा का लगता है कि एक दफा हमने सलाला के इंसिडेंट के बाद यूज किया था, जब हमने अमेरिका को कहा कि आपकी सप्लाई लाइन बंद कर रहे हैं, और दूसरा यमन के मामले में। लेकिन इसका इस्तेमाल होना चाहिए,
ये आपको आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अच्छा अमजद साहब, अब जरा इस पे कमेंट करें कि अब जब हम ये जब ना करेंगे अमेरिका को, या कर दिया हमने एक सतह पर, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट की सतह पे भी होना चाहिए सारा कुछ, इसके अपने क्या मुज़मिरात होंगे? यानी कि इमरान खान साहब ने कहा ना कि हम अगर अब तक नाहन नहीं करते हैं तो उसकी रीजन थी ना, हम सोचते थे कि भाई हम नहीं पंगा ले सकते, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, एक पॉपुलर नैरेटिव और होता है, ग्राउंड रियलिटी और होती है। तो ये इन हालात में इसके मुज़मिरात क्या होंगे आपके ख्याल में, इफ़ एनी? मुज़मिरात, एक चीज पहले तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई बिल्कुल 100% आजादाना पॉलिसी रखें, तो कुछ न कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं या कुछ उसकी कीमत अदा करनी होती है। सही है। देखना ये कॉस्ट और बेनिफिट में यही देखना होता है कि वो जो कीमत है वो आपकी इतनी ज्यादा तो नहीं है कि आप कल को बर्दाश्त न कर सकें। ठीक है, हाँ। अगर वो कीमत आप चुकाने के काबिल हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ हैं आप इसमें, तो मेरा ख्याल है कि वो आप मामला फैसला कीमत आपके ख्याल में क्या हो सकती है? क्या हो सकती है कि वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए या लॉ एंड ऑर्डर खराब करें या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं या क्या? आपकी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, सैंक्शंस तो खैर नहीं, लेकिन आपकी इकोनॉमी के इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मुख्तलिफ मालियाती इदारों की वजह से वो इशू आ सकता है, FATF का आ सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये बेसिस देने का मेरे नुक्ता निगाह से अमेरिका को ना करना कोई इतना, यानी उनकी सेहत पे कोई इतना भी बुरा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो लगता है वो ये है कि अब वो अफगानिस्तान के अमन के मामले में कोई बहुत सीरियस नहीं थे। ठीक है, ओके। वो अफगानिस्तान को जिस बदहाली में छोड़ के निकल गए हैं, अगर वो वहां पे बगराम और बड़े बड़े बेसेस रख के वो नहीं खत्म कर सके, तो आपके पास एक बेस लेके उस पे 4 जहाज रख लेते तो क्या बिगाड़ लेते। पॉइंट है, ठीक है। अब जरा मैं ठीक है, मैं इसी को लेकर आपके पास दोबारा आऊंगा। अब हुमा साहब आप बताइएगा कि आप जो कह रही थी कि ये तो इजलास हो गया, अच्छा हो गया सारा कुछ, लेकिन आगे जो मुश्किलात का इम्कान है वो देखना है, तो प्रिसाइसली क्या मुश्किल है वो एक बात। और ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्यों अमेरिका को आज ये खदशा नहीं है कि हम इसको, जैसे अमजद साहब भी कह रहे हैं और लार्जर कंसेंसस बात है कि हम उनको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा पड़ी नहीं है कि अब अफगानी जाने, बॉर्डरिंग कंट्रीज जाने छोड़ो, तो उनको ये क्यों नहीं लगता कि अगर दोबारा यहाँ पे तालिबान जैसी फोर्सेस मुज्तमा हो गई तो दोबारा एक ऐसी कुव्वत जन्म ले सकती है जो आज से 10 साल बाद, कुछ सालों बाद फिर आलमी अमन को एक थ्रेट हो जाए, 9/11 टाइप की? नहीं, बिल्कुल दो वाज़े वजूहात हैं। सही है। एक तो देखिए, अमेरिका की 2019 में जो उनके पॉलिसी पेपर्स आ रहे हैं उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे अब कह रहे हैं कि टेररिज्म अब हमारा खतरा है ही नहीं, और उनका ख्याल है कि उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने के बाद उन्होंने टेररिज्म के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया। दूसरी बात में जो ज़्यादा अहम है और जिसके बारे में कम बात हो रही है, और मेरा ख्याल है कि उनका जो तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो बिल्कुल वाजे है, और उस एग्रीमेंट में ये है कि आप जो मर्जी अफगानिस्तान के साथ करें, आप अमेरिकन को अटैक नहीं करेंगे। एक अमेरिकन अफवाज की इस पूरे केओस में समझिए वो अटैक नहीं हुआ है, और दूसरा वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक नहीं करेंगे, अफगानिस्तान आपका हुआ। ये तो बिल्कुल साफ आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है ना। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान को ये देखना है कि अगर अंदरूनी तौर पर खाना जंगी होती है, जिसके इशारे मिल रहे हैं कि वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वहाँ ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ लिटरली आग लगी हुई है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के फिगर्स आने शुरू हो गए। आपने भी बताया वसीम कि हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, अगर आप उस बॉर्डर पे मैन नहीं करेंगे, यानी बंदे नहीं खड़े करेंगे, तो उस बॉर्डर को उनको तोड़ने से कौन रोक सकता है? बॉर्डर पे बंदा खड़ा करना भी मुमकिन, एक एक चप्पे पे तो बॉर्डर के बंदा खड़ा करना मुमकिन नहीं है, और जिस तरह का है वो बॉर्डर, वो तो सारा फिर आप इन रेफ्यूजीज को, क्या आपने ये फैसला किया है कि अब के कम से कम हम ये फहम जरूर रखेंगे कि हम इनको कैंप्ड रखेंगे और पूरे मुल्क में नहीं फैलने देंगे? इत्तला है कि इजलास में यही फैसला हुआ है कि सरहदी इलाकों तक इसको, यानी पनाहगुज़ीनों को एक मखसूस इलाके तक महदूद रखेंगे, बिल्कुल फैलना नहीं देना चाहिए। और फिर इंडिया को अफगानिस्तान में केओस इस वक्त सूट करता है, और उनकी प्रेजेंस भी है ठीक-ठाक तालिबान को जी नहीं, और उन्होंने तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश की और उनको वहां वो मस्बत पज़िराई नहीं मिली जो वो देख रहे थे, तो जाहिर है कि फिर अब वो वहां पर जो उनके पास स्ट्रैटेजिक स्पेस है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आज भी कोयटा में हमला हुआ है, और आप देखिए कि तवातुर के साथ बलूचिस्तान में सूरत हाल जो है वो मखदूश हो रही है। और एक आखिरी लफ्ज कहना चाहती हूँ, देखिए एक लार्जर गेम है, और एक लार्जर गेम है कि इस वक्त 21वीं सदी की सच्चाई ये है कि अमेरिका और चाइना कॉन्फ्रंटेशन में है।
और अमेरिका और चाइना की कॉन्फ्रंटेशन में जो चाइना के माशी डिजाइन्स हैं उसमें अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना, केओस में रखना अमेरिका को सूट करता है। तो जो पेरिफेरल पावर्स हैं, जो रशिया है, जो ईरान है, जो पाकिस्तान है, वो चाइना है, मेरे ख्याल है सिर्फ अपने मुल्कों में इजलास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अमेरिका तो लिटरली कट एंड रन कर रहा है। वो कह रहा है मुझे मत अटैक करो, मेरे इंटरेस्ट को मत अटैक करो, मुझे यहाँ से निकलने दो। और देखिए कंडीशन बेस्ड नहीं है, कैलेंडर बेस्ड एग्जिट है और मिड ऑफ जुलाई में खत्म हो जाएगी। मिड ऑफ जुलाई तक वो कर लेंगे, सितंबर तक भी नहीं जा रहे। सही है। उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी जा रहे हैं और उसका वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि वो एड के जरिए उनको वो इंगेज कर ले। अगर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से निकल जाते हैं, जो एयर सपोर्ट है अफगान अफवाज को, वो खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कोई रोकने वाला नहीं है तालिबान को। और जिस तरह प्रोविंस आफ्टर प्रोविंस गिर रहा है तालिबान के हाथों, अफगान हुकूमत खत्म है आज। तो अमजद साहब ये क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि जब वो इससे पहले भी चले गए, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज्म का रौला पड़ गया। हिलरी क्लिंटन ने तो बाकायदा उन सेक्ट्स के नाम बताया कि भाई क्या सारा कुछ वो। अमजद शेख साहब जी अब आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो आज तालिबान ने अशरफ गनी का घर जो कि काबुल से 30 किलोमीटर बाहर है, वो आज उन्होंने कैप्चर कर लिया और वो उनके कब्जे में चला गया। दूसरे लफ्जों में वो आज काबुल के बाहर बैठे हुए हैं, उनके एलिमेंट्स। और बाकी जगहों पे उन्होंने कई जगहों पे बड़ी जबरदस्त सीच ले की हुई है, बड़ा घेराव किया हुआ है और जो गैरिजन्स हैं वो आइसोलेट कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एयर सपोर्ट भी अगर नहीं मिलती उन गैरिजन्स को, पीछे से रीइंफोर्समेंट भी नहीं आ सकती, तो तालिबान उनको थका के मार देंगे, कुछ अरसे में वो सरेंडर कर जाएंगे। तो उसके हाथ से ये हमारे लिए भी बड़ी एक हैरान कुन बात है कि जितनी जल्दी ये सिस्टम कोलैप्स किया। 21-22 साल 20-21 साल अमरीकी लेके बैठे रहे, ट्रेनिंग होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन क्या हुआ कि वो आज कोलैप्स करते नजर आ रहे हैं बड़ी जल्दी। तो इस लिहाज से मेरा अपना ख्याल है कि तालिबान हो सकता है कि काबुल में एंटर होने से पहले अब शायद रिकनेक्ट कर लें जरा अमजद साहब को। हुमा साहब यहीं से कंटिन्यू करें ना कि अगर आप दोनों की राय है कि तालिबान में तगड़े हो रहे हैं, अगर वहां हो गए तो हमारी ये अरेंजमेंट, दिस विल बी टू गुड टू बी ट्रू ना, कि हमारी कि भाईजान हम कहें कि भाईजान हम माजी की तरह स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश नहीं कर रहे आप में, हम कुछ नहीं कर रहे, तो आप हमारे खिलाफ जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टीटीपी हो या प्रो इंडिया जो भी एलिमेंट्स हो, आप उनको सपोर्ट ना करें, हम माजी के बरक्स अब की दफ़ा आपके यहाँ कोई गंद नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक विशफुल थिंकिंग है जो मैंने की कि ऐसा हो जाए, ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। मेरा ख्याल है कि बहुत विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे भी तो जो वहाँ पे देखिए अफगानिस्तान तालिबान कोई मोनोलिथ एंटिटी नहीं है और वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस फिर से बहुत एक्टिव हुई है, उन्होंने लोग रिक्रूट करना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर काबुल कैप्चर हो भी जाता है तो फिर काबुल का जो तालिबान का कैप्चर है, एक तो वो लेजिटिमाइज हो जाए और उसके लिए फिर रेजिस्टेंस ना आए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खदशा है वो ये कि अफगानिस्तान की खाना जंगी इस हद को छू जाए कि हमारा अमन मुतासिर हो जाए। और वो कैसे होगा एग्जैक्ट माइंड अप करते हैं कि यानी अगर वहां अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसे होगा कि जी कंप्लीट वहां पे जो सिविलियन पॉपुलेशंस हैं उनके एक्सोडोस होंगे, पुल फैक्टर होगा हमारी तरफ, वो वहां से निकल के भागेंगे। जो स्पॉयलर्स हैं वो इस भाग दौड़ में इस स्पेस को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए, सिपेक को सबोटाज करने के लिए। इंडिया इस वनरेबल स्पेस को इस्तेमाल करेगा। एक स्पॉयलर तो इंडिया अफगानिस्तान में नहीं बैठा हुआ है ना जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह हम जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के अमन से और कोई नहीं जुड़ा हुआ। करेक्ट, वेरी करेक्ट। अमजद साहब इस पे आप फाइनल कमेंट करें कि अगर ये वो 30 लाख अफगान, मैं बचपन से अपने सुन रहा हूँ कि वो जो आया था उसकी वजह से ये मसाइल भी हुए, ये भी हुए, ये भी हुए, ये नया अगर आ गया मामला तो फिर तो मैं अपने बुढ़ापे तक ये सुनता रहूँगा। क्या होगा फिर ये सब कैसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनको जो कुछ हमने सीखा है इतने ये रेफ्यूजी रख के, वो तो यही है कि जब आ गए तो फिर आ गए। इसलिए इनको कन्फाइन करना होगा हमें हमारे सरहदी इलाकों में। अभी आप देखिए जब हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया था तो हमारे भी रेफ्यूजीज उधर गए थे, लेकिन उन्होंने उनको बॉर्डर एरियाज में ही रखा। उन्होंने उनको आगे नहीं आने दिया। और अब जब हमने रास्ते खोले तो वो वापस आ रहे हैं, वो बल्कि आ ही गए हैं बहुत सारे। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरत होगी कि आप उनको उधर एरियाज में कन्फाइन करें और जब थोड़ा सा हालात बेहतर हो तो उनको पुश बैक कर दें। अब अभी और ये अमलन ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है अमजद शोएब साहब। इम्पॉसिबल है। हुमा साहब समझते हैं इम्पॉसिबल है।
जो यहाँ से गए थे रेफ्यूजीज नॉर्थ वजिस्तान से, उनको तो उन्होंने उधर ही रखा, उनको उन्होंने और वो वापस भेज दिए। उन्होंने ये नहीं किया उन्होंने कि उनको ले जाके प्रॉपर, जिस तरह हमने अभी उनको, लेकिन अगर इन्फ्लो लाखों में हो गया और जो नेचर ऑफ बॉर्डर है, और फिर जाहिर है उधर भी यानी फिर एथनिसिटीज भी हैं, फिर खानदान भी हैं दोनों तरफ, तो वो बड़ा एक मुश्किल तो है ना अमजद साहब। बहुत नहीं, मुश्किल तो है, एक इंसानी मसला भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है आपके ऊपर, यूनाइटेड नेशन भी कह सकती है कि जी इनका कुछ करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पहले से हम तैयार हो, कुछ अरेंजमेंट रखा हो, तो वो जो हमारे कबायली इलाके हैं उन तक उनको कन्फाइन किया जाए। आई होप सो, ठीक है, अगर ये मेंटेन कर लें, और फिर डिपेंड करेगा कि तादाद कितनी है, कितने ज्यादा लोग आते हैं, ये भी बड़ा एक उसमें एलिमेंट होगा। अगर तादाद बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर तो आपके लिए आसान है कि आप उनको वहां पे, जिस तरह आपने अपने आईडीपीज रखे थे केपीके में, उनको लेकिन लाखों में आ गए जिसका खदशा है, तो फिर तो अलग ही मुसीबत। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, हुमा साहब, बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मसला है, बहुत संजीदा मसला है, और कई एतबार से हर मसले से अहम मसला है। इसलिए हमने पहला हिस्सा इसमें मुख्तस किया, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से एक मसले को डिस्कस करते हैं। सियासी राइवलरी तो जारी रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिंध असम्बली में हंगामा कुछ ज़्यादा ही हो गया, और ख़ास तौर पे सूबा सिंध की दो बड़ी पार्टीज़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी, जो माजी के इत्तेहादी थे, उनके दरमियान में चपकलिश में खासा इजाफा हुआ। हमने उसका एक अक्स उस वक्त देखा, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त देखा जब MQM के सीनियर रहनुमा पिछले दिनों मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में पीपल्स पार्टी से मुतालिक ये कहा, पूरे कराची को मकबूजा कराची बनाने की पॉलिसी पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। लाड़काना और सक्खर से लोगों को 17 ग्रेड के लोगों को 18-19 ग्रेड की पोस्टों पर लाकर तैनात किया गया। 3 जुलाई को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सड़कों पर निकलकर एहतजाजी रैली निकालने जा रही है। जब फैसला वोट की ताकत से ना हो तो फिर फैसला रोड की ताकत से सड़कों पर होगा। वोट की ताकत से MQM समझती है फैसला नहीं हो रहा, अब रोड की ताकत से फैसला करने निकली है। कल MQM अपनी पहली रैली इस हवाले से निकालने जा रही है। ये अचानक ये क्या हो गया, क्या सारे मामलात हैं, ये क्या, चूँकि कंटोनमेंट के एरियाज़ में बल्दियाती इंतखाबात, तो अब शायद ये लग रहा है कि अब आगे बल्दियाती इंतखाबात का माहौल है कुछ अरसे में, तो अपने तौर पे इंतखाबी मुहिम चला रही हैं दोनों पार्टी। सईद गनी साहब ने भी आज बड़ी सख्त बातें की हैं कि MQM अमन के लिए ख़तरा है, MQM दोबारा अमन को गारत कर देगी, अमन के लिए इनसे जंग ज़रूरी है। खुदा, आप सोचिए, सूबाई वज़ीर एक अपील कर रहे हैं पब्लिकली कि खुदारा MQM के ख़िलाफ़ हमारा साथ दें। ये क्या हो गया है? हमारे साथ दो बहुत रेलिवेंट शख्सियत, ख्वाजा एजाज साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं, MP हैं, और शैला रज़ा साहब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ऑफ कोर्स और मिनिस्टर हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा एजाज साहब, कल आप रैली निकालने जा रहे हैं, क्यों? जी इंशाल्लाह। जैसे कि आपने हमारे MPA मोहम्मद हुसैन साहब को सुना, हाँ, देखिए हमने पीपल्स पार्टी से अलहदगी के बाद 4 साल के बदतरीन ऑपरेशन सहा है सिंध में। हाँ, और इस ऑपरेशन में मैं बड़े बबांगे दोहल कहूंगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने बहुत कोल्ड शोल्डर दिया, बावजूद इसके कि हम कहते रहे कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, और बुझे फिर। तो अब वो हवा सियासी पार्टियों समेत आप तक भी कहीं ना कहीं पहुंच गई है। हाँ, तो कभी कभी तो ठीक ठाक महसूस हुई है, उड़ते उड़ते बचे। हाँ, जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि सबको महसूस हुई। मुझे तो खुशी इस बात की कि अब साझा दुख हो गया सबका। तो यार बड़े अफसोस की बात है वैसे, हालांकि मैं तो आज भी समझता हूँ कि आपका मामला अलग था और वहाँ वो जायज़ था, क्योंकि और नारा कहीं और नहीं लगा था 22 अगस्त। खैर अब उस बहस में नहीं जाते यार, अभी तो ये बताए ना कल क्यों रैली निकाल रहे हैं, ये बता दें यार। चले, आपने खुशी मना ली, ठीक है, आपको मुबारक। आप बता दें कल क्यों रैली निकाल रहे हैं शैला साहबा की जमात के खिलाफ? देखिए, हम हुकूमत के खिलाफ निकाल रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि 4 साल में हमने 3 काम मुतवातिर किए। पहली चीज, हमने पार्लियामेंट में जमहूरी तौर पर मुखालफत की है, नए बिल लाने की कोशिश की है, करार डालने की कोशिश की, जो कि बिल्डोज कर दिया गया। ओके, खास तौर गवर्नमेंट 2013। तो हमने देख लिया कि असेंबली तो एक ब्रूट मेजॉरिटी है, और जिसमें कलेक्टिव विजडम नहीं है, जिसमें ब्रूट विजडम है, जो कि ठीक है। दूसरी वजह क्या है? आप कह रहे हैं 3 वजूहात, दूसरी क्या है? यही एहतजाज हमने अपर हाउस में किया। सही है, वहां PMLN मौजूद थी, आज PTI मौजूद है, और वहां पर भी आप देख रहे हैं कि हमें उस तरह खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। ओके, तीसरा अहम फोरम और चौथा अहम फोरम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सही है।
अब दोनों कोर्ट्स में हमने वो तमाम केसेस, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, चाहे वो नौकरियों की बंदरबांट हो, अर्बन रूरल कोटा हो, सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड हो, मलीर की नौकरियों की बंदरबांट हो, लोकल गवर्नमेंट, सब में अदालत चले गए, केसेस चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सारे फोरम एग्जॉस्ट हो गए तो सड़कों पर आ रहे हैं, इसलिए यही कह रहे हैं ना? अवाम हमसे ये सवाल कर रही है हाँ, कि ये बदउनवान करप्ट तरीके हुकूमत ये तो सर पे मुसल्लत रहेगी जब तक कि मर्दमशुमारी ना हो जाए। चलो ठीक है, मैं इसमें अलाउ मी टू टेक रिस्पांस फ्रॉम शेला रजा साहब। ठीक है कि अब हम रोड पे रहें हाँ और मुस्तकिल रहें। ओ अच्छा, शेला साहब रोड पर आने का इरादा रखते हैं और मुस्तकिल आने का इरादा रखते हैं। ये पीपल्स पार्टी के लिए जरा अफसोस की बात नहीं है कि आप विफाक में तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपोजिशन हमें बात करने दो, लेकिन सूबा सिंध में आपकी दोनों अपोजिशन जमातें यही शिकवा कर रही हैं कि हमें तो बात भी नहीं करने देते यार, ऐवान में बात नहीं करने देते। बजट इजलास की हालिया मिसाल है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए प्रोटेस्ट करना इनका जमहूरी हक है। सही है, तो आपको इस पर तो कोई एतराज नहीं है? और जहाँ तक हाँ, बस उसको आइन की हदूद में सारे प्रोटेस्ट करना किसी का भी हक है। सही है। अब रही बात बजट की, तो बजट में आइनी तौर पर 5 दिन होते हैं जिनमें जर्नल डिस्कशन की जानी होती है, और हमने उन 5 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ डिबेट रही है। और पंजाब असेंबली हमसे बहुत बड़ी असेंबली है, हमसे बाद बजट पेश हुआ, हमसे पहले पास हो गया। अगर 5 दिन से ज़्यादा बहस हो जाती तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाती कोई? नहीं, तो इससे ज्यादा होती है हमारे यहाँ। तो होने देते। आपका अपोजिशन लीडर कहता रहेगा कि मुझे बात करने दो, बात ही नहीं करने दी आपने उसको। अच्छा, हमारे यहाँ 10-10 दिन में भी बजट पास हुआ है, 12 दिन में बजट पास हुआ है। और अगर हलीम आदिल ने 1 घंटे बात किए तो इजहार भाई ने 2 घंटे बात किए। अगर इन्होंने 2 घंटे बात किए तो फिरदौस शमीम नकवी ने 3 घंटे बात किए कि उनकी शुगर लो हो गई पिछले साल और उससे पिछले साल। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड नंबर पे लोग बात करते हैं। लेकिन वो तो अभी तो मुतमईन नहीं है ना, आपने इजहार साहब की बात सुनी कि वो इस दफा MQM जो है उसने एक भी स्पीच नहीं की। मुझे नहीं मालूम इनकी वफाकी गवर्नमेंट से क्या मसला था, क्या नहीं था। मेरी गवर्नमेंट ने बजट से पहले इन लोगों को बुलाया और कहा कि स्मूथ माहौल होगा, टाइम देते हैं हर मेंबर का 10 मिनट, मिनिस्टर का 20 मिनट। उन्होंने कहा कि सब अग्री करके अगले दिन कहा कि मुत्तहदा नहीं मान रहे। किस बात में नहीं मान रहे थे? ये नहीं आए इजलास में। अच्छा हाँ, ये मैं पूरी बात कर लूँ फिर इनसे पूछ लीजिएगा। फिर ये नहीं आए, और जब ये आए तो इसमें से सिर्फ कंवर नवीद जमील जो है उन्होंने बात की, इन लोगों ने नहीं की। फिर जब उन्होंने कर ली तो इन्होंने एक वतीरा बना लिया कि PTI का या GDA का मेंबर खड़ा होकर स्पीच करेगा तो ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का करेगा तो ये शोर करेंगे। पहले दिन जब ये पहले दिन वतीरा हुआ 3 दफा इजलास मुअत्तल हुआ, इनसे 3 दफा बात की गई। जब दूसरे दिन भी यही हुआ तो कट मोशन तो इनकी कोई थी बता नहीं। इजहार भाई ये बता दें, मेरा वाइंड अप भी करना है। मैंने रिटन कोई नहीं था। वो आप हाँ, इस वक्त कट मोशन नहीं था, माहौल की बात कर रहे हैं ना। मोशन नहीं है तो बजट पास कर दो। बता दें इजहार भाई, क्योंकि आपने पहला नुक्ता ये बताया कि हमें बात नहीं करने दे रहे यार पार्लियामान में, जो कि बुनियादी है। देखिए उसकी वजूहात वो ये बता वसीम भाई, मैं आपको बताऊं, मेरा 13 साल तजुर्बा है सिंध असेंबली का, और कमोबेश शैला रजा साहबा का मेरा एक ही है। हाँ सही है। इससे पहले ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि मैंने 3.5 घंटे भी तकरीर की है। सही है कि 2 रमजान इफ्तार हुआ, फिर दूसरे दिन मैं शुरू की। इन तकारीर का मेरे वोटर्स को क्या मिला? मेरे इलाके में सेवरेज, कचरा, पीने के पानी के मसाइल तो वैसे ही है ना। मेरे इलाकों की तो कोई स्कीम आज भी नहीं है ना। और अगर जब मैं अब उनसे मैं पूछूंगा तो कहेंगे विफाक पैसे नहीं देता। क्या नहीं, देखिए वो मैं उसका जवाब मैं दे दूंगा। मुझे बजट पूरा याद है, फेडरल का भी याद है और सूबे का भी याद है। तो ऐसी सूरत में ये जमहूरियत किस काम की कि जिसमें आप बहरा बने हुए तकरीरें सुनते रहे और अपोजिशन को कहें 2-2 घंटे तकरीर करो, और आखिर में आप अपनी सियासी कलाबाजियां खाकर, सियासी पॉइंट स्कोर करके, बजट पास करके डेस्क के बजा के कहें जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो ये इंतकाम थोड़ी है, ये तो तासुब है, नफरत है, गरीब मुतवस्सित तबके के साथ जुल्म है।
अच्छा, अब शहराज साहब इसका मैं कंक्लूड करता हूँ। अब वो इनके पास एक इल्ज़ामात की एक पूरी फहरिस्त है ना, कि वो कहते हैं कि आप इंटीरियर सिंध से लोगों को ला रहे हैं। वो मैंने मोहम्मद हुसैन साहब का आपको सुनाया भी, और इस तरह की और बहुत सारी बातें। एक मिनिमम वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं बन सकता सूबे सिंध में आप दोनों का, या भी चूंकि आगे इलेक्शन है, दोनों को अपनी सियासत करनी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये बजट का जो कहा है कि इंतकाम है, तो शायद ये फेडरल के बजट को कह रहे हैं जिसमें टैक्सेस की भरमार है। सिंध में फाइनेंस बिल पेश नहीं हुआ क्योंकि कोई टैक्सेस नहीं लगा, और जो ऑलरेडी टैक्सेस थे उनको रिड्यूस किया गया है, और उसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे पड़ेगा। वैसे तो ये है कि मिडिल क्लास खत्म हो गई, खुद स्टेट बैंक ने कहा है इनकी वफाक की जो हुकूमत है जिसके ये अलाई है उसकी वजह से। लेकिन शहनाज साहब ये बताया ना कि वो जो कह रहे हैं कराची की गलियां, लाड़काना की सड़कें, दादू के अस्पताल, ये सब गवाही नहीं दे रहे कि सूबे सिंध में काम नहीं हुआ। मैं बात करती इसको हूँ, क्विकली मैं बात करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर इजहार भाई ये कहते कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का सब कैंपस, एक्सपो सेंटर कराची की रीमॉडलिंग, नॉर्दर्न बाईपास की तोसी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तोसी, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी का तोसी का मंसूबा, कराची में IT पार्क का मंसूबा, ये सारे मंसूबे 2 साल से ये फेडरल के मंसूबे थे जो उन्होंने कराची में खत्म करके इन लोगों को डेवलपमेंट फंड देने शुरू कर दिए, यहां तक कि सेव द काफ में से भी दिया। उससे पहले भी लोकल गवर्नमेंट का आप ये कह रही है कि आप ये बोल रहे हैं यार झूठ है, खुद इन्हीं के और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया पिछले 3 सालों में। में गए कि 16.5 अरब 20 महीने में 16.5 अरब 20 महीने में वसीम अख्तर को दिया गया, और यूं हुआ फिर भी उनसे चिपके बैठे। K4 में उन्होंने 2 साल से एक पाई नहीं दी। अपनी कारकर्दगी का बताया ना, बजाय इसके कि ये बताएं कि वो कितने बुरे हैं और वो तो बहुत ही बुरे हैं। मतलब ये क्या, हमारे 1072 मंसूबे हैं जी कराची में, और 1072 मंसूबे कराची में, आपको सारा बता देती हूँ जी। बिल्कुल 1072 मंसूबे हमारे कराची में, और 991 बिलियन रुपीस है। ये कराची पैकेज नहीं है, ये कराची पैकेज नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल जो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके 46 मंसूबे हैं, 46, और उसके 288 9 बिलियन रुपए उसमें रखे भाई। इज़हार भाई आप फाइनल वर्ड जी। आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे, आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे, आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे, मैं बता देती हूँ आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे ना। आपको हेल्थ के 24 मंसूबे नजर आ रहे हैं कराची में, ना IT का मुझे भी याद नजर आ रहा है। अच्छा मैं ये बता, अच्छा चल मैं फाइनल वर्ड उसे ले लूं जरा, मैं अपनी सफाई भी नहीं देता, लेके बैठी हूं। आखिर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो लोगों की पेंशन थी वो भी दे दी गई। चलो भाई आखिरी मिनट है इज़हार भाई, अब आप बता दें, उनके सांस फूल के इतने मंसूबे गिनवा दिए उन्होंने, बता रहे हैं। चल मैं फाइनल वर्ड तो ले लूं, बताएं इज़हार साहब। वो आखिर में यही पूछना था कि जुलेखा मर्द थी कि और, यानी मैंने कचरा, पानी, रोड, सेवरेज की बात की। पता नहीं चला इतने मेंबर्स कम हो गए। सुन तो ले, मैंने आपकी बात में नहीं बोला ना वसीम भाई। मैं अब आपसे ARY के थ्रू पूरे पाकिस्तान की अवाम से और सूबे सिंध की अवाम से ये कहना चाहता हूँ, और आराम है। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई, अब क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? पूरा जो सवाल आपने किया उसके जवाब में मेरी बहन ने जो कसीदे पढ़े उसका मेरी और आपकी स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं। आपने सवाल जो किया उसका जवाब कुछ और आया। 13 साल से इस हुकूमत ने 2500 अरब रुपए तरक्याती फंड में खर्च किए, 8000 अरब रुपए से जायद, ठीक है, ये पैसे खर्च कर चुके हैं। हाँ, और वो अपने तौर पे मंसूबे भी गिनवा रही हैं, तो क्या? और मैं असेंबली में एक सवाल कर चुका हूँ 2016 में, मुझे एक UC दिखा दें पूरे सूबे में जहाँ जीने और मरने की तमाम। चलो इसको मैं अभी आज के तक यहाँ रोकता हूँ, फिर मैं आगे इस पे बात करेंगे। मैं आने दिनों में आप कह रहे हैं कल से सड़कों पर आ रहे हैं और हमेशा रहेंगे, फिर तो फिर देखते हैं इस पे आगे ही बात कर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। और जाते थे ये बात बहुत अहम है जो हमारे प्राइम में भी आज जिसका इशारतन तस्करा हुआ, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से जो अपना इनखिलाब किया है और कतर में उसका एग्रीमेंट हुआ है, तालिबान से जो उनकी बातचीत हुई है,
उसमें उन्होंने जिस वाहिद चीज़ को सबसे ज़्यादा मेक श्योर किया है वो ये कि ये सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी तौर पे, हमारे फौजी, हमारे इंडिविजुअल, हमारे एसेट्स, ये सारा कुछ नहीं। और इसकी बिना पर जाहिर है वो फेवर्स रेसिप्रोकेट भी करेंगे तालिबान को। ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये मेक श्योर नहीं किया है कि बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि इन सम मैनर्स बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का अगर अमन ख़राब हो तो अमेरिका को डायरेक्ट इसका फ़ायदा भी होता है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। ज़िंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।